हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट्स हम करने वाले स्टार्ट। बस आपको इस वीडियो को ढंग से देखना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हो, आपको भी समझना है कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो ये इस वीडियो में बस इसी को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन के थ्रू हम फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखने वाले हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को ढंग से देखना है। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट्स हमारा बनाए जाते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद। सबसे पहले हमारा बनता है जनरल, उसके बाद बनता है हमारा लेजर, फिर हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के जितने भी बैलेंसेस होते हैं उससे ही हमारा फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस से बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में कई सारे बैलेंसेस होते हैं। ट्रायल बैलेंस में कई सारे बैलेंसेस होते हैं। हमारे दो तरीके के हमारे दो तरीके की इस ट्रायल बैलेंस से बैलेंसेस ट्रांसफर होने वाले हैं। एक अकाउंट बनता है हमारा जिसका नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पर आपके सारे खर्चे और सारे इनकम वो ट्रांसफर होने वाली है ट्रायल बैलेंस के। ट्रायल बैलेंस के जितने भी बैलेंसेस है जो कि इनकम और एक्सपेंस वाले हैं, वो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंसेस होते हैं, वो हमारे ट्रांसफर कहाँ हो जाएंगे? कैपिटल के अंदर हो जाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी, बैलेंस शीट के अंदर हमारे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जहां पर आपको बताना होता है, दिखाना होता है कि हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की क्या पोजीशन है। ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में जितने भी बैलेंसेस है, हमें क्या करना है? हमें एक्सपेंसेस, इनकम्स वाले बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर करने हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो हमारे एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल है, वो सारी कहाँ ट्रांसफर करनी है? बैलेंस शीट में। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। जैसे फॉर्मेट हमारा पहला बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहले हमारा क्या बनेगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ, सबसे पहले नाम लिखिए कौन सी किसकी बुक्स में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ पर डेबिट और यहाँ क्रेडिट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स जहाँ पर आपकी सारी, इस साइड आएगी सारी एक्सपेंसेस। डेबिट साइड पे वहां पर सारे एक्सपेंसेस आते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। और क्रेडिट साइड पे क्या आएगी? सारे सारे इनकम्स आएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट आपको अच्छे से बनाना है जिससे आपको कोई एक नंबर आपको फॉर्मेट के बहुत ज्यादा मिलते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सारे रिकॉर्ड करता है, जो कि प्रोडक्शन करते हुए आपके होते हैं। वो यहां पर हम बनाएंगे। उसका जो प्रॉफिट होगा उसका नाम देके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो सकता है। उसको फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और फिर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि सबसे पहले आप प्रोडक्शन करते हो, उसके बाद ही आप सेलिंग करते हो। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड आप एक्सपेंसेस अलग देखना चाहोगे अपने, कि मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे कितने हुए थे, ताकि मैं अपने निकाल सकूं कि मेरी कॉस्ट कितनी लगी है एक गुड्स को बेचने में। तो वो यहां से पता चल सकती है। वैसे तो यहाँ पर कॉस्ट तो निकाली नहीं जाएगी सीधा डायरेक्टली, पर प्रॉफिट कितना हुआ है मेरा प्रोडक्शन करते हुए, वहां से मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, वहां से यहां से समझ में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरे सारे खर्चे आ जाएंगे लगभग। वो वाला प्रॉफिट भी, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस भी ट्रांसफर कर दूंगा, और सारे खर्चे जो बच गए और सारे इनकम जो भी है उस सब मैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, और बाद में मैं निकालूंगा नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि मेरा स्टार्टिंग में जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो कितना था, क्योंकि मैंने उससे ही रॉ मटेरियल इस्तेमाल अपना कर लिया होगा और मैंने अपना प्रोडक्शन कर ली होगी, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक हम यहां पर देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक मेरे लिए एक्सपेंस इसलिए है क्योंकि मैंने उसी से ही प्रोडक्शन अपनी कर ली होगी, रॉ मटेरियल जो पहले का पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको यहां देखना है कहां पर लिखा है। ओपनिंग स्टॉक होता है साल की स्टार्टिंग में। जैसे कि ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को, तो 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ होगा ईयर। तो उस समय स्टॉक देखो ट्रायल बैलेंस में कहां मैंने, ये देखो ये रहा स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2017, 20,000 रुपये।
तो ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा 20,000 रुपीज। फिर आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक के बाद मैंने कुछ परचेज भी किया होगा, पहले वाला सारा स्टॉक इस्तेमाल नहीं करा होगा प्रोडक्शन के लिए, मैंने कुछ परचेज भी किया होगा, तो टू परचेजेज अकाउंट, जो भी मैंने परचेज किया वो मैं यहाँ लिखूंगा। साथ में मैं ये भी लिखूंगा लेस रिटर्न, क्योंकि कभी कभार हम परचेज करते हैं तो कुछ रिटर्न भी कर देते हैं, तो हमें नेट परचेज कितने वो भी लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न, ये रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब मैंने खुद भेजा है रिटर्न। एक होता है रिटर्न लेना, एक होता है रिटर्न देना, तो ये आउटवर्ड है। तो यहाँ देखो पहले परचेज कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 1,05,000 रुपये, और रिटर्न इनवर्ड तो ये रहा, पर इनवर्ड तो हमें लिखना नहीं है अभी फिलहाल, हमें आउटवर्ड देखना है। आउटवर्ड ये रहा 5,000 रुपये, तो 1,05,000 तो परचेज हमने करी है, पर उसमें से 5,000 हमने रिटर्न कर दिया है, तो एक्चुअल में नेट मेरी परचेज कितनी हुई है फिर, ओनली 1,00,000 रुपीज। क्लियर हो गया अच्छे से। अब मैं यहाँ पर ये भी लिखूंगा, जो हमारा परचेज तो हमने कर दिया, कुछ और भी खर्चे होते हैं जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट खर्चे। सारे सारे हो सकता है मैंने कुछ कैरेज का खर्चा दिया हो, किराए का खर्चा दिया हो, माल भेजने के वक्त किराया दिया हो, या माल लेते हुए किराया दिया हो, है ना। एक होता है माल लेते हुए, एक होता है माल भेजते हुए। आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ कैरेज इनवर्ड आता है, मतलब जो मैंने माल मंगाया है उसका जो मैंने किराया दिया है रिक्शा को या किसी को भी, वो आपको किराया यही आएगा, ठीक है। माल भेजते हुए ध्यान रखना, सेलिंग के खर्चे यहाँ पर नहीं आएंगे, ओनली प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे आते हैं। तो कैरेज इनवर्ड कहीं गिवन है नहीं, लेकिन कैरेज गिवन है। ये कैरेज भी यहाँ पर हम इसको इनवर्ड मान के चल लेंगे। आप यहाँ पर नीचे नोट्स में लिख देना कि इट इज एज्यूम दैट द कैरेज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज कैरेज इनवर्ड, ठीक है। ये नोट्स में आप लिख सकते हो, हम लेकिन कैरेज को कैरेज इनवर्ड ही मान लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो 1,500 रुपये, क्योंकि जहां तक कैरेज हमारा ऐसे ही होता है, तो 1,500 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। और भी खर्चे होते हैं हमारे फालतू के, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट देना है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे भी आएंगे, सारे सारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे आएंगे हमारे, क्योंकि प्रोडक्शन वही होती है। तो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई और खर्चे दे रखे हैं वो भी आप देख लो, बिल्कुल दे रखे हैं। देखो मैन्युफैक्चरिंग एक तो एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग करते हुए एक्सपेंस है, ये भी रिकॉर्ड करेंगे, प्लस फ्यूल एंड पावर, ये भी हमारा फ्यूल एंड पावर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होता है, पावर वहां इस्तेमाल होती है, फ्यूल वही होता है। तो यहाँ पर पहले दोनों लिखते हैं, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, ये भी खर्चा लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। कितना था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अकाउंट, हमारा था 8,000 रुपीज, तो हम यहाँ पर 8,000 रुपीज लिख देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे टू फ्यूल एंड पावर, ये भी हमारा खर्चा आएगा, समझ गए। टू फ्यूल एंड पावर अकाउंट कितना है हमारा, 1,000 रुपीज। यहां पर आपको एक और खर्चा भी आएगा, ध्यान रखो, ये देखो वेजिस। वेजिस लेबर को दी जाती है, और लेबर हमारी लगती है फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री से रिलेटेड ये भी खर्चा हो गया। तो वेजेस भी 50,000 रुपये यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। कितनी, 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपीज आ गई बस। और कोई खर्चा नहीं दे रखा है हमारे सामने, देखो, और बाकी ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा, वो जो सेलिंग करते हुए खर्चा होता है, बाकी खर्चा कोई नहीं आएगा। रिपेयर्स भी नहीं आएगा, रिपेयर बाद में कराते हैं हम, समझ गए ना बात को, इसीलिए सारे खर्चे आ गए। अब हमें इनकम में क्या आएगा ये देखना होगा। इनकम में हमारा आएगा बेचा होगा, जो भी इसको बना के बेचा है, इससे वो इनकम जनरेट हुई है ना। फिर जो हमने ये चीज बनाई और उसको बेचा, तो बेचते हुए जो पैसा आया वो इसी का पैसा माना जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि हमने बना के बेचा है तो पैसा आया। अभी प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे नहीं है वो, सॉरी सेल करते हुए खर्चे नहीं है वो, हमें सेल की जो इनकम हुई है वो इसी इनकम में आएगी, प्रोडक्शन की, ठीक है। कि हमने जो इनकम जनरेट करी है वो भी इसके अंदर लिखना पड़ेगा, उसे कहेंगे सेल्स, क्योंकि गुड्स की सेल करते हैं। तो सेल्स 1,64,000 लिखूंगा मैं, तो बाय सेल्स अकाउंट। यहां पर भी आपको रिटर्न आएगा कुछ ना कुछ, तो आपको नेट सेल लिखनी होगी कि एक्चुअल में मैंने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करी है, उससे मैंने कितना कमाया वो भी मैं लिखूंगा ना। तो इसलिए लेस रिटर्न आएगा, लेकिन रिटर्न यहां पर कौन सा आएगा, रिटर्न इनवर्ड आएगा, क्योंकि यहां पर आप रिटर्न लोगे, आपने बेचा तो लोगों से माल लोगे वापस, तो रिटर्न इनवर्ड आएगा, समझ गए।
तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,64,000 पे रिटर्न इनवर्ड। देखो जैसे कि मैंने हमने देखा था ये रहा 3,000 पे, तो रिटर्न इनवर्ड भी आपने लेना है 3,000 रुपीज, मैंने लिख दिया। और यहाँ पर 1,61,000 रुपीज आ जाएगा। एक चीज और आती है यहाँ पर, एक और ध्यान रखना क्रेडिट साइड पे, वो आती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक होगा हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। ये इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं गिवन होगी। ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसकी कोई एंट्री नहीं हुई, जिसकी कोई एंट्री नहीं हुई, तो आपको इस एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। अब आपको जो फालतू की इंफॉर्मेशन हमें बाद में मिली है, ये ईयर एंड होने के बाद हमें समझ में आया कि क्लोजिंग स्टॉक 14,500 का पड़ा हुआ है, पहले नहीं पता था। तो जो पहले नहीं पता था तो अब पहले इसकी एंट्री भी नहीं हुई होगी। तो 14,500 रुपये जो मैं लास्ट में पता चला, तो 14,500 रुपये मैं इस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा, बिकॉज ये प्रोडक्शन का ही रिलेटेड इनकम हो चुकी है। बिकॉज आपका स्टॉक बच गया, अब आप इसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हो अपनी प्रोडक्शन के लिए। तो फ्यूचर की एक तरह की इनकम है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी इनकम आएगी, सारे इनकम एक्सपेंसेस आएंगे, चाहे वो आपको कैश में रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट देगा तो वो भी इसके अंदर लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे में आपका ये सारा का सारा आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ समाप्त हो चुका है, और कुछ नहीं आता। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा फिलहाल के लिए, और कुछ गिवन भी नहीं है। तो मैं इसका टोटल कर लेंगे। अगर हम इसका टोटल करें तो टोटल हम करेंगे तो हमारा लगभग हमारा ये टोटल हमारा आ जाएगा 180,500। ठीक है, 180 कि हमें लॉस हो गया, तो यहां पर लिखूंगा मैं ग्रोस लॉस। अगर ये प्रॉफिट होता तो हम ग्रोस प्रॉफिट लिखते हैं डेबिट साइड पे। ज्यादातर केस में प्रॉफिट ही होता है, पर यहाँ पर ग्रोस लॉस हो गया है, तो ग्रोस लॉस कैरिड डाउन लिखूंगा मैं। कैरिड डाउन का मतलब इसको आगे आगे, आगे ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ पर मैं 5,000 रुपीज का देखो आ गया, ये आप कैलकुलेट कर लेना आराम से, इतना आ गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कैसे करते हैं। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद ही बनता है। हम दोनों को जोड़ के बनाते हैं, चाहो तो आप अलग अलग करके बना सकते थे, लेकिन क्योंकि दोनों में प्रॉफिट निकालते हैं तो हम एक साथ ही बना देते हैं। एक साथ ही बनाएंगे, ज्यादा सही रहेगा। उसमें सीधा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंदर ही बना दिया उसके, और हम उसके अंदर लास्ट में जाके नेट प्रॉफिट निकालना है हमें। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों में निकालना है, तो हमें दोनों को कंबाइन कर दिया। तो यहां पर हम ट्रांसफर करेंगे टू ग्रोस लॉस ब्रोड डाउन। ब्रोड डाउन हो गया 5,000 का। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे आते हैं ऐसे खर्चे जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते, यानी कि ऐसे खर्चे जो कि फालतू के, उसके अलावा जो भी खर्चे है, सेल्स करते हुए खर्चा हुआ, आपको ऑफिस के खर्चे हैं, जितने भी बाकी खर्चे आ जाएंगे उसके अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहला देख तो कौन 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 सा खर्चा दे रखा है। रेंट, रेंट यहाँ पर खाली दे रखा है, इसको भी आप नोट बना के लिख देना कि रेंट हम एज्यूम करके चल रहे हैं प्रॉफिट इन ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट को एज्यूम करके चलना है। अगर ये फैक्ट्री रेंट होता तो हमारा आता ट्रेडिंग अकाउंट में। हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे कि रेंट कौन सा है, ये ऑफिस का रेंट है। तो मैं यहाँ सबसे पहले रेंट ही लिख देते हैं हम यहाँ पर टू। ठीक है, 4,000 रुपये हमने लिख दिया। यहाँ पर 4,000 रुपये हमने रेंट लिख दिया, ये तो अच्छी बात है। अब देखो कौन कौन से और खर्चे आ रहे हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस देखो हमें सेल करते हुए होते हैं वो, तो वहां पर खर्चे आएंगे लगभग, तो 7,000 रुपये ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पर ही आए, लिख दिए। अब देखो और कौन कौन से खर्चे आ रहे हैं। बैड डेट्स, बैड डेट्स होते हैं कि डेटर से पैसा जो रिसीव नहीं होने वाला। डेटर कोई होता है कि पैसा अब नहीं देने वाला, आपको पता चल गया है, तो उसे बैड डेट बोलते हैं, कि वहां से पैसा रिसीव नहीं हो सकता। तो बैड डेट 2,000 के है, पर आपको साथ में नीचे भी देख के चलना है एडजस्टमेंट कौन कौन सी गिवन है। उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन तो नहीं है, इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, वो है ये देखो 5,000 के बैड डेट रिटर्न ऑफ करने हैं हमें। मतलब इस साल राइट ऑफ करे बैड डेट 5,000 के, इसका मतलब होता है कि बैड डेट 5,000 पे नहीं आए। इस साल की एंड में पता चला कि 5,000 के बैड डेट और आ चुके हैं, तभी हमने इसे रिटर्न ऑफ करा। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि भाई बैड डेट को डेटर के साथ एडजस्ट कर दिया, हमने खत्म कर दिया,
है ना। तो बैड डेट 5,000 के आए तो ये हमें पहले नहीं पता था, यानी कि बैड डेट पहले 2,000 के पहले से चल रहे थे, पहले से पहले 2,000 के चल रहे थे बैड डेट्स, लेकिन अब 5,000 के और आ गए। तो मैं दोनों को ही लिख दूंगा, सबसे पहले लिखिएगा टू बैड डेट्स अकाउंट, कि जो पहले वाले थे उसको भी मैं यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा, दोनों ही हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन एक पहले से चल रहा था और एक है अब आया है। तो बैड डेट्स अकाउंट 2,000 पे, यहां पर हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे, ऐड फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट्स होते हैं कि जो नए बैड डेट्स और आ चुके हैं, पहले से 2,000 के चल रहे थे बैड डेट्स, उसको हमने उसको खत्म नहीं करा था, मतलब उसको हमने डेटा से कम कर दिया होगा, बैड डेट पहले से चल रहे थे 2,000 के, वहां से पैसा नहीं आया था 2,000 का, लेकिन फर्दर बैड डेट और आ चुके हैं, हमें इस साल के एंड में चला, दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी कि टोटल हमारे बैड डेट 7,000 की, टोटल हमारे बैड डेट 7,000 के। क्लियर हो गया अच्छे से। और क्या है हमारे सामने, देखो जरा ध्यान से, और क्या क्या हमारे सामने, सन्डी डेटर तो हमारा आने का नहीं, ड्राइंग वगैरह नहीं आने का, है ना, कुछ नहीं आने का इसमें से। तो रिपेयर्स आएगा, रिपेयर्स 500 हो गया, लेकिन नीचे देखो रिपेयर्स की लेकिन एडजस्टमेंट में भी है, अ सम ऑफ 400 रुपए इज ड्यू फॉर रिपेयर, इसका मतलब है कि 400 रुपए का ड्यू है। ड्यू का मतलब कि हमें उसको एक डेट पे पे करना था, वो किया नहीं है। कि ड्यू चल रहा है, ड्यू चल रहा का मतलब क्या है कि वो पैसा पे करना था किसी डेट पे, ड्यू जब होता है तो पैसा वो पे करना होता है उस डेट पे, जब पैसा ड्यू हो जाता है, तो ड्यू चल रहा है, असम ऑफ 500 इज ड्यू फॉर रिपेयर। ड्यू का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई वो पैसा पे करना था मुझे किसी डेट पे, वो पैसा हमने नहीं पे करा, वो ड्यू चल रहा है। तो 400 रुपये के ड्यू चल रहा है, तो 4,000 के अभी भी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो टू रेंट अकाउंट लिखूंगा, लिखने वाला हूँ। क्यों लिखने वाला हूँ, ध्यान से समझना बात को, ये आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेगे इसे, आउटस्टैंडिंग रेंट, कि जो मुझे एक्चुअल में पे करना था पर किया नहीं है, ये भी हमारा खर्चा है। मैंने को बताया था ना कि खर्चा सारे, और खर्चे और इनकम सारे आएगी, चाहे आपने पे करा है या नहीं करा, अगर करना था वो तो आपको लिखना पड़ेगा। और आपकी इनकम में भी ऐसी होगा कि चाहे आपको मिली है या नहीं मिली है, लेकिन अगर मिलनी थी तो भी रिकॉर्ड होगा। बात समझ में आ रही है, मिलनी थी, अगर ड्यू हो चुकी है तो भी आपको रिकॉर्ड करना है। तो 400 रुपये मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, 4,400 रुपये मुझे मैं यहाँ पर भेजूंगा। ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। और हमारे सामने कौन कौन गिवन, देखो डेप्रिसिएशन, नीचे देखो गिवन है, ऊपर गिवन नहीं था, कि हमें डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएट होगी, वैल्यू कम होगी है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होगी है, तो डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस होता है, 4,000 पे कम हो गई वैल्यू, यानी कि हमें नुकसान हो चुका है, तो ये भी यहां पर आएगा। तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो वो मुझे ऊपर तो गिवन नहीं था ट्रायल बैलेंस में, यहां लिखूंगा डेप्रिसिएशन 4,000 पे। बात समझ में आ गई अच्छे से, 4,000 रुपये मैं यहां पर लिखूंगा, और कुछ मेरे पे गिवन नहीं है, और कुछ है ही नहीं गिवन, देखो ध्यान से। फ्यूल एंड पावर हो गया, रिपेयर्स हो गया हमारे सामने, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो आने नहीं, और कोई एक्सपेंस हमारे सामने गिवन नहीं है जो कि हमारा अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाए। तो अब मैं आपका देखो टोटलिंग कर लेते हैं हम इसकी फटाफट से। सॉरी थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई थी, यहाँ पर रिपेयर्स आएगा, रेंट लिख देते गलती से, रिपेयर्स आएगा, और रिपेयर्स हमारे ऊपर जो गिवन थे वो हमारे बेसिकली 500 रुपये गिवन थे, तो उसकी वजह से गलती हो गई थी। हम साइड पे कुछ तेन रखा था, वैसा ऐसा बहुत कम होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में है। तो 27,900 रुपये हमारे सामने आएगा, 27,900 रुपये हम इधर ही लिखेंगे। तो ये क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा यहाँ भी लॉस हो गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिखेंगे बाय नेट लॉस अकाउंट। ठीक है, 27,900 रुपये लिख दिया, बात खत्म, नेट लॉस हो गया हमारे। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लिखते हैं, देखो ऐसा फॉर्मेट बना बनता है जो कि अकाउंट नहीं है, एसेट्स यहां पर लिखे जाएंगे और लायबिलिटीज यहां पर लिखी जाएगी। ठीक है, लायबिलिटीज यहां पर आएगी, एसेट्स यहां पर आएंगे, ये सिंपल सा इसका फॉर्मेट होता है। एसेट्स को यहां लिख देना, एसेट यहीं पे लिखने। ठीक है, ये सिंपल से स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इट इज नॉट अकाउंट, क्योंकि यहां पर एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बैलेंसेस ट्रांसफर करे जाते हैं। तो अब यहां पर आपको देखने हैं कि एसेट्स कौन कौन से है और लायबिलिटी कौन कौन सी है गिवन। ठीक है, अब देखो, जाते हैं सीधा बैलेंस शीट में।
बैलेंस शीट में जाएंगे तो देखो सबसे पहले कैपिटल उठा के लिख देते हैं। पहला नाम कैपिटल था 1 लाख रुपए, तो कैपिटल हम उठा के लिख देते हैं हम कैपिटल। लाइबिलिटी साइड आती है, वो तो आपको पता है कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है ना। तो बिजनेस के लिए तो कैपिटल लाइबिलिटी होती है। इसके अंदर कैपिटल में चेंजेस होते हैं। जब भी कोई प्रॉफिट और लॉस होगा वो कैपिटल में जाके ऐड या माइनस हो जाता है, क्योंकि वो कैपिटल को बढ़ा देता है। हमारे बिजनेस में जो पैसा वो लगा हुआ है तो ऐड, लेकिन यहाँ तो ऐड होने का नहीं, ऊपर तो नेट लॉस हुआ था, तो हम क्या करेंगे, लेस नेट लॉस। आपका एक ड्राइंग्स भी इफेक्ट करती है कैपिटल को, एक एडिशनल कैपिटल भी होती है, इफेक्ट करती है, लेकिन ड्राइंग्स भी करती है। ड्राइंग्स होता है कि अपने बिजनेस से पैसा निकाल दिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस में कैसा कम होगा, कैपिटल कम होगी, तो 10,000 रुपए का ड्राइंग्स भी आपको इफेक्ट डालेगी, तो वो भी आपको लिखना है। तो इसका मतलब यहां में लिखेंगे लेस ड्राइंग्स हुआ था। ठीक है, इसको लिखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आ जाएगा 62,100 की कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, अब कैपिटल साइड पे और देखते हैं क्या क्या हमारे सामने है। जैसे कि आपको पता है क्रेडिटर्स एक हमारा लाइबिलिटी होती है जिसको पैसा पे करना है हमें। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी होती है, तो दोनों को उठा के लिखते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स हमारे हैं 12,000 रुपए के, तो उसको उठा के लिखते हैं। तो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारे सामने गिवन थे 5,000 के, जिस बिल्स पेबल हमारे होते हैं क्रेडिटर्स के अंदर, क्रेडिटर्स की एक तरह के होते हैं, बस उसको हमने बिल इशू कर देता होता है कि जिसमें हमें बिल के थ्रू पे करना होता है। ठीक है, इसका पूरा एक चैप्टर बना हुआ है। ये हो गया हमारा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। एक और लाइबिलिटी है जो हमने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बनाया था ना, ये भी एक लाइबिलिटी है। एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी बैलेंसेस होते हैं वो सिर्फ एक जगह पे जाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस में अंदर आपने देखो कि कभी भी हमने दो जगह बैलेंस नहीं लिखे, सेल्स क्लोजिंग, ये देखो ओपनिंग स्टॉक परचेज वगैरह ये सब हमने सिर्फ इसके अंदर लिखा, इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, बिकॉज ये एक्सपेंसेस और इनकम्स है। बट जब एडजस्टमेंट में कोई चीज आती है उसका इफेक्ट दो जगह पे दिखेगा, बिकॉज उसका इफेक्ट आपको नहीं दिखा था ट्रायल बैलेंस के अंदर। आपने उसका इफेक्ट अगर नहीं दिखा होगा दो जगह पे तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, क्योंकि फिर आपको एक जगह पे एंट्री कर दोगे आप, दूसरी जगह नहीं हुई है। जैसे कि आपने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, अब क्लोजिंग स्टॉक को हमने कहीं और भी लिखना होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट कहीं और नहीं पड़ा। आप अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख रहे हो तो आपको क्लोजिंग स्टॉक कहीं और भी लिखना होगा, क्योंकि अगर क्रेडिट हुआ है यहाँ पर तो कहीं पे डेबिट करना होगा, वरना ये क्लोजिंग स्टॉक आपका इफेक्ट एसेट साइड पे नहीं डाल पाएगा। ये लाइबिलिटी साइड तो डाल देगा इफेक्ट, बट एसेट साइड नहीं डालेगा। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग रिपेयर हमने 400 रुपये लिख दिया है, बट आउटस्टैंडिंग रिपेयर आपका 400 रुपये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं था। तो जब ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं था तो इसने किसी और अकाउंट का इफेक्ट नहीं डाला होगा, तो जब नहीं डाला होगा तो आपका सिर्फ 400 रुपये कम होके दिखा देगा बस बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे। एसेट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या तो लाइबिलिटी साइड पे इफेक्ट डालो दोबारा से, तो कैसे डालेंगे, आपने यहाँ पर एक और लाइबिलिटी बन गई आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स की, जो कि आपने लिखी नहीं थी, अब लिखोगे। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर आपकी लाइबिलिटी है जो कि आपने लिखी नहीं थी, समझ रहे हो। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स आपके गिवन नहीं थे तो आपकी लाइबिलिटी अब आपको पता चली है आ गई है, तो अब आपको बैलेंस शीट में दिखाना होगा आउटस्टैंडिंग रिपेयर 400 रुपये के। और इसका एक लॉजिक आपको मैंने आपको बताया कि दो जगह इफेक्ट डालना होता है, कोई भी एडजस्टमेंट में चीज आ जाए, बिकॉज उसका इफेक्ट नहीं डाला है कहीं पे भी। ट्रायल बैलेंस के तो कोई भी चीज होती है तो उसकी एंट्री हो चुकी है, एंट्री होगी तो दो जगह इफेक्ट डल चुका है, कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो कोई अकाउंट क्रेडिट भी होगा। बट यहाँ पर आपने कोई एंट्री करी नहीं है, तो इसीलिए आपको दो जगह इफेक्ट डालना है। अगर आप नहीं डालते यहाँ पर इफेक्ट तो क्या होता, ये इफेक्ट 400 रुपये का इसके अंदर दिखा रहा होगा, 400 रुपये यहाँ पर इसमें माइनस होके दिखा रखा होता, पर एसेट साइड पे पता क्या होता, 400 रुपये बढ़ के आता, और इसीलिए आपकी बैलेंस शीट मैच ही नहीं हो पाएगी। 101% लिखवा कर ले लो मेरे साथ, ठीक है। ऐसे होता है, तो हमारे ये लाइबिलिटी साइड होगी। फिर हम अब हमारे आएगा एसेट साइड। एसेट साइड पे क्या क्या आते हैं, सब कुछ आएगा। जैसे कि बैंक, बैंक का बैलेंस 10,000 रुपये, सबसे पहले ये लिखते हैं बैंक का बैलेंस, मैं सारा नाम लिख लेता हूँ। तो देखो ये हमारे सामने एसेट साइड पे सब कुछ आने वाला है, एक एक करके मैं अब देखते हैं। सबसे पहले बैंक का बैलेंस हमारा गिवन था 10,000 रुपीज का। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी देखो ऊपर गिवन थी हमारे सामने, प्लांट एंड मशीनरी ये देखो ये रही 40,000 रुपए की। पर
लास्ट में जाके हमें समझ में आया कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, ये डेप्रिशिएट हो गई है, कम हो गई है 4,000 से। तो हमें तो एक्चुअल वैल्यू दिखानी होती है, हमें तो दिखानी होती है डेप्रिसिएशन के बाद वाली वैल्यू, है ना। तो डेप्रिसिएशन अब लगाएंगे मशीनरी के ऊपर, तो 4,000 रुपये के लेस डेप्रिसिएशन। एक लॉजिक में आपको बताया कि डेप्रिसिएशन देखो एडजस्टमेंट में गिवन था, लास्ट में गिवन था, तो आपने इसका इफेक्ट यहां पर डाल दिया, तो इसका इफेक्ट किसी और जगह पे भी पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ेगा तो आपका बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाएगी, बिकॉज जब तक दूसरे दो जगह इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो बैलेंस शीट कैसे मैच हो सकती है। आपने सिर्फ एक जगह इफेक्ट डाल दिया, एक जगह 4,000 पे कम करके दिखा दिया है, लेकिन दूसरी जगह दिखाया ही नहीं है। दूसरी जगह कहीं प्लस करो या पे कम करो, तो इसलिए 4,000 पे यहाँ भी माइनस करने पड़ेगे। ये जब ये आपको ध्यान रहेगा ना हमेशा कि एडजस्टमेंट वाली चीज दो जगह पे जाएगा इफेक्ट, तो वो कभी भी आपको कभी भी फंसोगे नहीं क्वेश्चन में। सन्डे डेटर्स, सन्डे डेटर ऊपर कितने गिवन थे, सन्डे डेटर देखो कितने गिवन थे आपके सामने, ये आपके एसेट होते हैं 24,000, 24,000 के डेटर थे, लेकिन उसमें से बैड डेट हो गए 5,000 पे, जो कि आपको एंड में जाके पता चला। 5,000 पे आपको बैड डेट 2,000 वाले नहीं देने, क्योंकि ये बैड डेट की एंट्री पहले हो चुकी होगी। 2,000 पे जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ये बैड डेट पुराने चलते आ रहे हैं, मतलब कि बैड डेट जो पहले हो चुकी है, जब बैड डेट होते हैं तो उसको डेटर में से माइनस कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर राइट ऑफ लिखते हैं। ये डेटर में से पहले से ही माइनस हो चुका है, तो तभी तो उसका बैलेंस लिखा हुआ है बैड डेट का। अगर डेटर में से माइनस होता ही ना, तो बैड डेट यहाँ पर लिखते कैसे मुझे बताओ। बैड डेट का बैलेंस आया है, इसका मतलब उसी टाइम उसको राइटन ऑफ कर देते हैं डेटा में से। तो डेटा में से ये रिटर्न तो पहले ही हो चुका है, इसको रिटर्न दोबारा नहीं करना। तो आपको 5,000 पे ये जो सन्ड्री डेटर है उसमें से 5,000 माइनस करने होंगे, क्योंकि अब आपको डेटा समझ में आया कि कितने, तो आपको एक्चुअल वैल्यू दिखानी है। तो सन्ड्री डेटर हमारे कितने थे, हमारे सामने थे 24,000 के, और 24,000 में फर्दर बैड डेट, ये देखो फर्दर बैड डेट आपको ये माइनस करनी। जो भी मैं स्टार बना रहा हूँ इसका मतलब है वो हमारी एडजस्टमेंट थी, और एडजस्टमेंट में से दो जगह फैक्ट डलेगा। क्लोजिंग स्टॉक भी आपको लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपके एडजस्टमेंट है, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा है, इसको लिखना ना भूल जाना। ये बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह फैक्ट डलेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक एसेट बन गया है, एसेट बन गया वो। क्लोजिंग स्टॉक एसेट भी तो है हमारा, हमारे फ्यूचर में बेनिफिट जो भी चीज देती है जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा एसेट होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक एसेट बन चुका है, ठीक है। फ्यूचर में जिसको मैं मुझे फायदा मिलेगा उसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 14,500 रुपये का मुझे एसेट है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा। एक तरफ आप सोच रहे हो कि ये इनकम भी हो गई है, एक तरफ एसेट भी हो गया है, ऐसा क्यों। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली इनकम भी है एक तरह की, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ेगा। रीजन आपका सामने ये है कि आपको दो जगह पे डालने पड़ेगी उसके। अब उसको कहाँ डालोगे मुझे बताओ, अगर दो जगह पे डालनी है तो कहाँ डालोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल नहीं सकते। तो वो हमारी इनकम अगर मान के चलनी भी है तो कौन सी मान के चलेगी, ट्रेडिंग इनकम, मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग इनकम है। इसलिए 14,500 मुझे यहाँ लिखने पड़ेंगे, और कहीं पे लिख नहीं सकते उसको, ठीक है। 14,500 रुपये यहीं पे ही लिखना होगा, जो स्टॉक हमारा बच गया। जैसे हम ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखे, जब ओपनिंग स्टॉक भी तो लिखते हैं यहाँ पर, तो क्लोजिंग स्टॉक भी इसलिए लिखते हैं। स्टॉक रिलेटेड हमारी इनकम भी होता है, बट वो हमारा एक एसेट भी बन चुका है, बिकॉज वो फ्यूचर में अभी पड़ा हुआ है। जो पड़ा हुआ एसेट है वो एसेट बन जाता है, स्टॉक जो हमारा पड़ा हुआ था एसेट बन जाता है, वो उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। बट ओपनिंग स्टॉक हमने इस्तेमाल किया इसलिए वो हमने एक्सपेंस को माना। क्लोजिंग स्टॉक हमें फ्यूचर में उसको भी एक्सपेंस मानेंगे, बिकॉज अभी तो लेकिन हमारे वो इनकम साइड पे दिख रहे हैं, बिकॉज वो हमारी इनकम भी हमारा एक तरह की मिल जाएगी, क्योंकि हम उसको बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझनी पड़ती है आपको कि भाई हमारी मजबूरी थी यहीं पे ही लिखना होगा। तो ऐसे हम करेंगे तो उसका टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे तो बड़ी सिंपल सी हमारी शीट हमारी ऐसे बनती है। और यही हमारे इस वीडियो का पर्पस था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, क्योंकि स्टार्ट हमेशा बेसिक से करना चाहिए। मैं आपको बस एक चीज समझ में पक्का आई होगी कि भाई ट्रायल बैलेंस के तो चलो एक ही इफेक्ट आएगा, लेकिन ये एडजस्टमेंट में आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसका दो जगह पे डालना है, इसको ना भूल जाना बिल्कुल भी। अगर ये चीज दिमाग में बैठेगी आपके कि हाँ यार मैंने एडजस्टमेंट है तो उसके दो जगह पे डला कि नहीं डला, तो आपकी बैलेंस शीट पक्का हमेशा मैच करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता बैलेंस शीट ना मैच करे।
क्योंकि बैलेंस शीट मैच इसलिए नहीं करती बिकॉज आप एंट्री के दो जगह पे नहीं डालते। जब दो जगह पे नहीं डालते तो एक साइड कभी बड़ी दिखा देता है, कभी छोटी दिखा देता है। तो जब इस चीज को आप समझ जाओगे तो कभी भी आप फंसोगे नहीं, बैलेंस शीट पक्का मैच करेगी। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, फिर सब्सक्राइब जो कर देना, और कमेंट करके बताना यार कैसी लगी। और भी टॉपिक बताओ कमेंट करके, आपके लिए हाजिर रहेगा हम वीडियो के लिए। और मिलते हैं वीडियो, तो बाय, थैंक यू।